वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो हमने अभी तक के इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं कि भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। कौन सा चैप्टर? यस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। हमको कैसे एनवायरनमेंट को मैनेज करना है ये इस चैप्टर में हमको देखना था। लास्ट क्लास में ही मैं बेसिक सी सारी चीजें बता चुका हूं कि क्या एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम किन किन चीजों से बना होता है, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, सारी चीजें हमने देख चुके हैं। तो हम आज की क्लास में कंजर्वेशन देखेंगे कि भाई हम एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। किसको हमको कंजर्व करना है? यस, एनवायरनमेंट को हमको क्या करना है? कंजर्व करना है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं और वो कौन कौन सी चीज है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को हम क्या कर सके? कंजर्व कर सके। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स निकालती है जिससे हम एनवायरनमेंट, नेचर या सारी चीजों को क्या कर सके? कंजर्व कर सके, बचाकर रख सके। तो क्या बोला है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये क्या है? एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है भाई, छोटा मोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज ब्रॉड टर्म विच रेफर्स टू, क्या बोलता है ये? एक्शन वी टेक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। हमको वो एक्शन लेना है जिससे हम क्या करें? प्रोटेक्ट करें। किसको? अर्थ को, प्लैनेट को, आवर प्लैनेट, एंड कंजर्व इट नेचुरल रिसोर्सेज। हम हमारे प्लैनेट अर्थ को क्या करें? प्रोटेक्ट करें, और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या करें? कंजर्व करे, कंजर्व करे। ओके, यहां तक के क्लियर है? देन मैनी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर आर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल। बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे फैक्टर्स है जिससे क्या होता है? एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है। क्या पहुंचता है? हार्म पहुंचता है। नेचुरल कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल भी बहुत सारे, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्या हो सकता है? नेचुरली ऐसे वो फैक्टर है जो कि क्या करते हैं? एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। To protect environment from such factor, environmental conservation is necessary। भाई, protect environment from such factors का मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स से हमको एनवायरमेंट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर हमने प्रोटेक्ट करके रख लिया तो हमने क्या किया? कंजर्वेशन किया एनवायरमेंट का, कोई फिर ज्यादा हार्म नहीं होगा। तो बोले कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरमेंट, हाउ? कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एनवायरमेंट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, और कैसे? जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल, तो दो फैक्टर्स हमने बोला, एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरल। एक आर्टिफिशियली और एक नेचुरल। तो नेचुरल फैक्टर कौन कौन से है जिससे हमारे एनवायरमेंट में अफेक्ट देखने को मिलता है? वो है अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। देन वॉल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट यानी कि सूखा। ओके, देन सुनामीज, फॉरेस्ट फायर, जंगल में ऑटोमेटिकली पता है आपको आग लग जाती है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर्स है। देन अल्गल ब्लूम्स, अल्गल ब्लूम्स आप देखना कहीं कहीं अगर ऐसे बहुत दिनों तक के पानी भरा हुआ रहता है तो उसके ऊपर पूरे ग्रीन 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 क्या होता है? अलगी डेवलप कर जाती है, जिसके वजह से भी नेचर को हार्म होता है। तो ये सारे वो नेचुरल फैक्टर है जिससे क्या होता है? एनवायरमेंट को अफेक्ट होता है। और भाई आर्टिफिशियली तो छोड़ ही दो, बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन, झाड़ों को काटना, ग्लोबल वार्मिंग, डिजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट बनना, देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन के वजह से हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, एग्रीकल्चर के वजह से, देन अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, देन माइनिंग एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे हमने फैक्टर्स देख लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसके वजह से क्या होता है? एनवायरमेंट को हार्म पहुंचता है, यानी कि एनवायरमेंट में अफेक्ट होता है। तो इन सारी चीजों से हमको क्या करना है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे कर सकते हैं? नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। भाई एनवायरमेंट को कंजर्व करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है एनवायरमेंट को कंजर्व करने की? भाई जैसा हमको एनवायरमेंट मिला, यही तो हम चाहते कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी हम एनवायरमेंट वैसा ही दे। उसको पॉल्यूटेड करके देना है क्या? बिल्कुल नहीं। और क्या क्या जरूरत है ये बहुत जरूरी है। अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो आपको एयर पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। अगर फ्रेश एयर नहीं मिली तो हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्या है रीजन है या जरूरत है जिससे हमको क्या करना है? एनवायरमेंट को कंजर्व। जैसे कि
नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या क्या है? टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्सेज को आपको बचाना है तो एनवायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? कंजर्व करना पड़ेगा। टू सॉल्व नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, जितनी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड लैंड। अगर आपको क्लीन लैंड, वाटर और एयर सारी चीजें क्लीन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, भाई ड्रिंकिंग वाटर को अगर बचाना है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन करना पड़ेगा। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यस ओजोन लेयर, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में पूरी ओजोन लेयर फॉर्म है जिसके वजह से डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे नहीं आती है, जिसके वजह से हमको बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर होने से बच जाते हैं। अगर अर्थ सन की सीधे रेज अर्थ पे आए तो बहुत सारे हमको अफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओजोन लेयर उससे क्या करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है। अगर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है तो आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। देन टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, और नेचर में बैलेंस भी बना के रखना है तो एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ गिने चुने कुछ ही आपको दिए हुए हैं कि एनवायरमेंट को कंजर्व क्यों करना है, और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके लिए आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी है। ओके, सो फिर बोल रहे कि व्हाई इज सेड दैट पॉल्यूशन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना? बहुत सारे रीजन है भाई। व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स हार्म एनवायरमेंट, जब जब कभी नेचुरल फैक्टर्स हो या फिर आर्टिफिशियल ऐसे फैक्टर्स हो जिसके वजह से एनवायरमेंट को क्या होता है? हार्म होता है, तो एनवायरमेंट क्या हो जाता है? नेचर क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और अल्टीमेटली जिसका असर हमको किसमें देखना पड़ता है? अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर, जिसका अल्टीमेटली असर बायोटिक फैक्टर्स पर पड़ता है। इज दैट क्लियर? सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज बिकम नीड ऑफ आवर। भाई आज के समय की जरूरत है कि आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, तो कंजर्व करना पड़ेगा और आपको करना ही पड़ेगा। इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम कैसे एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके। ठीक है, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। ये पूरे के पूरा पॉपुलेशन जो है उसका एक मूवमेंट होना चाहिए कि भाई हमको अब एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजन है जिसके वजह से आप एनवायरमेंट को क्या कर सकते हो? कंजर्व कर सकते हो। और थोड़ा अगर पर पर्सन अपने लेवल पे थोड़ा सा कंजर्व करे तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो तो पूरा सोशली लेवल पर ये काफी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक के क्लियर है? और क्या बोला है कि जो भी ऑल द डेवलपमेंट या ऑल द डेवलप्ड या फिर जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप, क्या बोला है? डेवलप्ड यानी कि डेवलप हो चुकी है, या तो डेवलप कर रही है, या फिर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड है, ऐसी कंट्रीज एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो सारी कंट्रीज है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है अपनी कि हाँ हम एनवायरमेंट को कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और उस डायरेक्शन पर वो क्या कर रहे हैं? वर्क भी कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पर डिस्कशन करने के बाद बहुत सारे ऐसे लेवल पर वर्क शुरू हो गया। सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बने हुए हैं इंडिया में। बोल रहा है कि इन 1972, देखो ये UNEP का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। कब? 1972 में। फॉर विच, किसके लिए? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वेयर डिस्कस्ड। इस UNEP में क्या किया जाता है? जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। और ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 1972
1972 में। यहां तक के क्लियर है सभी को? देन फिर क्या बोल रहा है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरमेंट को कंजर्व करना, एक इंसान के करने से बिल्कुल नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक इंसान के चेंज लाने से इतना चेंज नहीं आएगा, इसीलिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो जो अर्थ पे आया हुआ है। सो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कंजर्वेशन इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग की है। क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग भाई नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, सबसे ज्यादा हार्म वो पहुंचा रहा है, उसके पास इतना इंटेलिजेंस है, इतनी मेमोरी है, इतना इमेजिनेशन पावर है कि वो खुद कंजर्व कर सकता है। इसलिए ह्यूमंस को सुपेरियर रखा जाता है कि ह्यूमंस इसको बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि हमको इसको कंजर्व कैसे करना है। हम ही सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है ना, है क्या नहीं? सो सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। बोल रहा है कि ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन होने के कितने सालों बाद इंसान आए हैं भाई। ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड, अर्थ पे इंसान ने प्रूव करके दिखाया है क्या? सुपेरियरिटी है क्या नहीं? हम सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है, सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वही चीजें दी हुई है। एज कंपेयर टू अदर एनिमल से जब हम अपने आप को कन्वर्ट करते हैं तो हम इंटेलिजेंट है ना, वो बात अलग है कि हमारा धीरे धीरे इंटेलिजेंस गायब हो रहा है क्या नहीं। सो क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी, सो ये सारे रीजंस के वजह से इंसान को सुपेरियरिटी वाली कैटेगरी में रखा है। और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है? ह्यूमन बीइंग की। किस लिए? टू कंजर्व द एनवायरमेंट। ओके, सो ह्यूमन स्टैब्लिश डोमिनेशन। भाई इंसान डोमिनेट कर रहा है ओवर द नेचर। ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचर रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के क्या कर रहे हैं? यूज करते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो बोलता है कि भाई in an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ह्यूमन बींग्स अर्थ से छीन रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं उसके पूरे रिसोर्सेस को एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। एंड इसके वजह से क्या हो रहा है भाई? प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है। हम हमारी सुविधा के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये बाद में जाके किसको झेलना पड़ेगा? हमको ही तो झेलना पड़ेगा ना। जैसे कि अब हम कचरा नदी में डाल देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, अल्टीमेटली वो नदी में पहुंच जाता है, पानी में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? नेचर क्या करती है? क्या करती है नेचर? भाई एक दिन ऐसी बारिश होती है कि पूरे बाढ़ के पानी के साथ पूरा कचरा आपके घर तक के देने के लिए वो आती है। ये है नेचर। देन इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब्ड द एनवायरमेंटल बैलेंस, अगर इंसान एनवायरमेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा तो ह्यूमन के पास ही वो पावर है कि वो ये कर सकता है। ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन कंजर्व एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर। इंसान ही यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं? नेचर को कंजर्व कर सकते, इतनी उनके पास पावर है, कंजर्व कर सकते और इंप्रूव भी ला सकते, इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। सो फ्रॉम दिस एंटायर डिस्क्रिप्शन इट इज कंक्लूडेड दैट ह्यूमन प्ले, ये पूरे डिस्कशन से हमको क्या पता चल रहा है कि इंसान ह्यूमन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किसमें भाई? किसमें? एनवायरमेंटल को बैलेंस करने में और मैनेज करने में, यानी कि एनवायरमेंटल को कंजर्व करने में। क्लियर है? इंसान ह्यूमंस अगर पॉल्यूशन करेगा ही नहीं, है ह्यूमंस अगर पॉल्यूशन करेगा ही नहीं तो एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जस्टिफाई करो। हाउ विल यू जस्टिफाई कि ओवरकमिंग द पॉल्यूशन? जैसे हम पॉल्यूशन को ओवरकम करते हैं यानी कि पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे, यही सबसे पावरफुल वे है एनवायरनमेंट को क्या करना? मैनेज करना। सिंपल है, आप पॉल्यूशन को ओवरकम करो, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट मैनेज हो जाएगा। ये इसका बोलना
है। तो वही अपने को साबित करके दिखाना है कि हाँ भाई, जैसे जैसे हम पॉल्यूशन को कम करेंगे एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली मैनेज होते जाएगा, इट्स मीन बैलेंस होते जाएगा। सो अननेसेसरी, जो जरूरत नहीं है, अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, ये अलग अलग एकदम से बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। किस वजह से देखने को मिल रहे हैं? ये देखने को मिल रहे हैं या तो कोई नेचुरल इवेंट्स हो रहा है, जैसे कि वही अर्थक्वेक, सुनामीज लाइक कंडीशन, देन ह्यूमन एक्टिविटीज तो सबसे ज्यादा है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कॉजेस क्या क्या है? वेरियस रीजन, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ रही है, ये भी इसका एक रीजन है। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत जल्दी 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब लापरवाही, लापरवाही के जैसे हम यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस का। भाई जितना जरूरी है, नेचर ने हमारे लिए दिया, लेकिन जितना जरूरी है उतना यूज करो ना। ले जबरदस्ती यूज करे जा रहे हैं तो लापरवाह के तरह हम क्या करते जा रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटते जा रहे हैं, और अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे कॉज है जिसके वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन सभी में कॉमन फैक्टर ह्यूमन इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी कि पॉल्यूशन इन्वॉल्व है। मतलब पॉल्यूशन के वजह से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि हम पॉल्यूशन को ही कम कर लेंगे तो एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू कंजर्व एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन इज अ ब्रॉड, ओके, पॉल्यूशन ये भी एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन देखने को मिलता है हमको। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, बहुत सारे टाइप के, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट। वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशंस लाइक एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट पॉल्यूशंस ऑकर अराउंड अस। गांव भर के पॉल्यूशन तो भरे पड़े हैं हमारे आजू बाजू में भैया। सो फ्रॉम द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इट इज ऑब्जर्व दैट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की स्टडी करके क्या ऑब्जर्व हुआ कि प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द एनवायरमेंट्स आर अराइज ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होते जा रही है? धीरे 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 इंक्रीज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ऑल्दो प्रॉब्लम्स आर सॉल्व व्हेन रिड्यूस पॉल्यूशन। अगर हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व। हेंस इसी वजह से बोल रहे हैं टू दैट ओवरकमिंग द पॉल्यूशन इज अ पावरफुल वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट को अगर बैलेंस करना है, मैनेज करना है, तो पॉल्यूशन को क्या करे? पॉल्यूशन को कम करे। आप भी कम से कम दिन में एक ऐसी चीज करे जिससे थोड़ा ना थोड़ा पॉल्यूशन क्या हो? कम हो। उन चीजों का कम से कम यूज करे, ओवरकम करे, उसके लिए अल्टरनेट वे को चूज करे। ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी। एक आपको पॉल्यूशन आपके सिलेबस में दिया है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बहुत खतरनाक पॉल्यूशन होता है ये पॉल्यूशन जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इतना खतरनाक, जैसे आपको पता होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था भाई, एटम बॉम्ब फटे थे ना, वहां पर क्या हुआ था? रेडिएशंस के वजह से डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर देखने को मिले थे हमको। तो वही है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो कि रेडिएशन के वजह से होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस प्रेजेंट है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू रीजन, एक तो नेचुरल या तो फिर आर्टिफिशियल। यहां पर भी नेचर इन्वॉल्व है। नेचुरल भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, जो कि यूवी रेज और आईआर रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि कहां से आती है? सन से आती है। रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस वेयर एक्सरे हो गया, और रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल रेडिएशन। बहुत सारे एक्सरे, गामा रेज, आपने तो नाम सुने होंगे, बीटा रेज, ये जो सारी रेज है ये क्या है? आर्टिफिशियली रेज है। देन चेरनोबिली, वेंट स्केल एंड 3 माइलस्टोन आइसलैंड मिसहैप। भाई ये तीनों क्या है? दुर्घटना हुई है। ये अलग अलग कंट्रीज में दुर्घटना हुई है। मे भी ये यूक्रेन की घटना है। कि क्या हो रहा है ये चेरनोबिली में, कि वहां पर रेडिएशन के वजह से पूरा का पूरा उनका प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो सब
खत्म। तो ये 3 बहुत बड़ी दुर्घटना है जिसका एग्जाम्पल है, किसका? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। आर द मेजर मिसहैप ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट, आज के टाइम पे भी ये बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना है। तीनों कौन कौन सी है? चेरनोबिल, विंड्समाई स्केल, 3 में स्केल। ओके, ठीक है। सो इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन देखा हमने उसके कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिलते हैं? बहुत खतरनाक खतरनाक जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जीन्स में चेंजेस लाता है। किसमें? जीन्स में। और जीन्स ही तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें हमने पढ़ा ये बहुत अच्छे से, कैसे जीन्स में चेंजेस आते, कैसे ट्रांसफर होता है। हेरिडिटी का मतलब ही ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इसीलिए ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये जनरेशन, पूरी जनरेशन को ही बर्बाद कर देता है। तो कैंसरस अल्सरेशन, कैंसरस अल्सरेशन मतलब ऐसे छाले देखने को मिलते, कैंसरस जैसे हमको स्किन में बोलो, बॉडी में, ऑकर ड्यू टू किसके वजह से है? ये हाई रेडिएशन के वजह से ऑफ एक्सरे। बहुत ज्यादा अमाउंट में जब एक्सरे से हम एक्सपोज हो जाते हैं तो हमको कैंसरस अल्सरेशन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जब आप एक्सरे कराने पे भी गए होंगे तो एक्सरे रूम के बाहर ही लिखा होता है कि गर्भवती महिला का आना मना है, प्रोहिबिटेड। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसके पेट में जो बेबी होता है उसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होते रहता है और वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि छोटे से भी रेडिएशन को क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। सो अगर उस टाइम पे एक्सरे से वो क्या हो जाती, कंटेमिनेटेड हो जाती है, तो उसके जीन्स में चेंजेस आ जाएंगे और ये चेंजेस के वजह से म्यूटेशन यू नो ना, म्यूटेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हमको देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई वहां पर लिखा होता है कि यहां पर गर्भवती महिला का आना सख्त मना है। देन टिश्यूज इन बॉडी आर डिस्ट्रॉय, हमारे बॉडी में जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, धीरे धीरे मरने लगते हैं ड्यू टू रेडिएशन। जेनेटिक चेंजेस ऑकर, जीन्स में चेंजेस आने लगते हैं। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, आंखों में भी असर पड़ता है जिसके वजह से हम क्लियर देख भी नहीं पाते हैं। तो ये सारे रीजन बहुत और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, इफेक्ट्स है जो कि हमको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के वजह से देखने को मिलते हैं। ओके, यहां तक के क्लियर? तो इस यहां पर हम क्लास खत्म करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे मे बी एक्ट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं इसके ऊपर कि एनवायरमेंट को कोई भी हार्म पहुंचाता है, उसके रिसोर्स उसका गलत इस्तेमाल करता है तो कौन कौन सी उनको सजा मिल सकती है, किस एक्ट के अंदर आता है। तो एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।